बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम पर ईद का स्पेशल प्रोग्राम गेस्ट ऑफ ऑनर। आज ईद का अच्छा दिन है को मज़ीद पुरौना बनाने के लिए और इस सेट को मज़ीद रौनक बख्शने के लिए और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एंटरटेन करने के लिए एक को होस्ट को बुलाया हुआ है और वो है हमारे साथ तज़ीन हुमा साहिबा। अच्छा, यकीनी तौर पर हम दोनों तो बात नहीं करेंगे, हमारी बहुत पुरानी बातचीत चलो मुझे चली आ रही है। तो हमने आपके लिए एक गेस्ट बुलाए हैं और गेस्ट ड्रामा इंडस्ट्री के राइटर, एक मशहूर नाम, एक तवील अरसे से आपने टीवी के एंड क्रेडिट्स में और प्रोमोज में उनका नाम देखा है, हस्सान इमाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। ईद के दिन, तीसरे दिन जब मसरूफ दिन होता है और यकीनी तौर पे आपका ड्रामा भी किसी न किसी चैनल के ऊपर जो है वो ऑनर हो चुका होगा और उसके तारीफ़ी जो है वो क्या कहते हैं कलमात भी आप तक पहुँच रहे होंगे, तो ईद का मज़ा तो क्या हो गया होगा, दोबारा हो गया होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछले 11 बरस से मुझे 11 साल हो चुके हैं, तो अब ये रिकॉर्ड बन गया है कि हर ईद और बकरा ईद पे मेरा किसी ना किसी चैनल पे टेलीफिल्म चल रही होती है। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि 4-5 चैनल पे एक ही वक्त में मेरी टेलीफिल्म चल रही थी। तो अब ये एक तरह की पहचान बन गई है मेरी ईद पे जो है वो आपका टेलीफिल्म आने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त। तो कैसे लिखने का शौक कैसे हुआ और क्यों हुआ? अच्छा, इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा और फिर नहीं, हमारा सेट बहुत छोटा है, आप ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। इससे बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। और क्योंकि आपने इतनी नन्ही सी उम्र में मोर देन 70 ड्रामे लिख लिए हैं। जी है ना? तो ये जो ड्रामा करने की आदत थी तो उसको लिखना शुरू कर दिया या किसी से इंस्पायर होकर करना शुरू कर दिया? हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि ये जो है ना, इसके लिए फिर मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा और फिर मेरी अपनी जो स्टोरी है पर्सनल, मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो फिर सारी हम वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो वो एक फ्लैशबैक के साथ जो है ना वो हाँ, किसमें ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर शुरू करते हैं। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट इतनी ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। मैं 11 बरस का था, 11 साल का था जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। तो और मैं मतलब ऐसा कोई फैमिली के अंदर कोई सपोर्ट का वाला सिस्टम था नहीं, तो मुझे और वालदा जो है मेरी वो भी मतलब हाउस वाइफ थी, तो ऐसा कुछ था नहीं ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कोई। एग्जैक्टली। तो मुझे काम करना पड़ा क्योंकि मेरी 2 बहनें थी साथ, ठीक है। तो मैंने 10 साल एक बेकरी शॉप है नागन चौरंगी पे, वहाँ पर मैंने एज अ कैशियर वहाँ पर काम किया। अच्छा, ये जो लिखने का सिलसिला है, ये बड़ी मज़ेदार बात ये है कि मैं वहाँ पे काम भी कर रहा था, साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा था। और तो उस दुकान के बराबर में ना एक बार्बर शॉप थी। तो वो बंदा जो था जो वहाँ बाल काटता था, वो उसका नाम दिलशाद है। वो उस जमाने में जियो का कोई ड्रामा था जिसमें मेकअप की टीम जो होती है उसके अंदर वो एज अ हेयर स्टाइलिस्ट था। अच्छा। तो मैं भी वहीं से बाल कटवाता था उससे। तो वो जब जाता था ड्रामे के सेट पे तो वापस आके वो बड़ी कहानियां सुनाता था कि मैं फलां एक्टर से मिला, फलां एक्टर से मिला। तो मैं भी काफ़ी छोटा था, तो मैं उसके पास एक दफ़ा बाल कटवाने गया, तो वो मेरे पास 17 साल का था मैं शायद। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें उर्दू लिखनी आती है ना, तुम ड्रामा लिखो। मैंने एक सेट पे एक ड्रामा राइटर को देखा है, उनके तो बड़े वो होते हैं, बड़े ठाट होते हैं और बड़ी इज्जत मिलती है उनका। बस एक की फजूल सी बात थी कि उर्दू लिखना आती है तो ड्रामा लिख लो। ये मतलब क्योंकि लॉजिक नहीं बनती, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में चिपक गई। ठीक है। मैंने कहा ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वहाँ से फिर मैंने जो है वो शुरू किया कि देखें भाई किस तरह लिखा जाता है। उसने उस जमाने में वो किसी ड्रामे के सेट पर था जहाँ पे शहरोज सब्जवारी थे। अच्छा। उसने कहा मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। अब मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, शहरोज सब्जवारी, तो उनसे बात करवाई उसने फ़ोन पे कि मेरा दोस्त से लिखना चाहता है। लेकिन वही मसला कि उन्होंने कहा भाई आपने पहले कभी कुछ लिखा है? मैंने कहा नहीं, शौक है। तो उन्होंने कहा सॉरी, शौक से कुछ नहीं होता, शौक अपने पास रखी, बात खत्म हो गई। उस जमाने में मेरी एक कज़न है, उनकी एक दोस्त है फिजा जाफरी जो कि राइटर है, और उन्होंने जियो का एक बड़ा मशहूर ड्रामा था ये जिंदगी है, जो कि काफ़ी लंबा चला बाद में और बड़ा उसको पजीराई मिली। तो वो लिख रही थी वो ड्रामा, और वो मेरी कज़न की बचपन की दोस्त थी, मतलब ऐसी कि वो फैमिली फ्रेंड थी। तो वो उन्होंने हमें भी बचपन से देखा होता। तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि भाई मुझे इनसे मिलवाएं, ताकि मुझे एटलीस्ट ये आइडिया हो कि लिखा किस तरह जाता है, सिर्फ उर्दू लिखने से तो काम नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे उनके घर लेके गई, और जो पहला जो मुझे हौसला अफजाई की वो फिजा जाफरी हैं, जिन्होंने मुझसे कहा कि ओके ठीक है आओ। तो मैं फिर बाकायदा उनके घर जाने लगा, और वहाँ पे वो मुझे अपना स्क्रिप्ट देती थी कोई ना कोई, और यूट्यूब पे अपना, क्योंकि उनके चले हुए थे ड्रामे उस जमाने में चल चुकी थी टेलीफिल्म, तो उन्होंने वो यूट्यूब पे खोल के मुझसे कहती ये पढ़ते जाओ सीन और ये देखते जाओ। अभी रिसेंटली मैंने एक इंडियन एक राइटर हैं, उनका मैंने स्क्रीन राइटिंग का कोर्स लिया, तो वो भी उसमें यही प्रैक्टिस करवा रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि जो मैंने उस जमाने में कर ली थी, तो वो देखकर मैंने करना शुरू किया। फिर मैंने अपना पहला स्क्रिप्ट लिखा, वो पढ़ती थी, उसमें बताती थी इसको ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो कैरेक्टराइजेशन किस तरह होती है, स्क्रीन प्ले किस तरह लिखा जाता है, ड्यूरेशन क्या होता है, टेलीफिल्म क्या होती है, सीरियल क्या होता है, तो इस तरह की सारी बातें जो बेसिक थी वो मैंने वहाँ से सीखी। फिर मैं अपना पहला स्क्रिप्ट जो मैंने 11 दफ़ा रीराइट किया था, जैसे 11 का हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 11 दफ़ा मैंने रीराइट किया था और उन्हीं के पास मैं लेके जाता था। जब उनको लगा कि उन्होंने ठीक है अब ये सही है, अब तुम इसको लेके जाओ किसी चैनल के पास,
तो मैं एक चैनल के पास लेके गया, बदनाम ज़माना चैनल, के लोगों के पैसे भी खा जाता है लेकिन बहरहाल इसका तो व्यूअरशिप में कहीं पर भी नहीं है वो, मतलब किसी भी उसमें नहीं है। उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट लिया और उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा आप तो बहुत छोटे हैं, आपने ज़बरदस्त लिखा है। उसके बाद फिर वो स्क्रिप्ट मुझे टीवी पे चलता हुआ नजर आया और हाँ, नाम मुझे नहीं पता किसका चला रहे थे वो, लेकिन ये है कि वो ना उसके पैसे मिले ना उसको वो मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसहार्ट हो गया था। लेकिन ड्रामा चल गया लेकिन क्रेडिट नहीं मिला ना, मतलब मैं क्या क्लेम करूं कि वो मेरा रिकॉर्ड, और चैनल का नाम भी मैं इसलिए ले रहा हूं कि अब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है उस बात को वो करने का, वरना मैं ले लेता, मैं क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन फिर ये है कि अच्छे जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, इसमें सबक है, इस सबक को बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, और मुझे, मैं कहता हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बुरों से ज्यादा अच्छे लोग मिले हैं, तो मैं उन बुरों का रोना गाना नहीं करता कि भाई बड़े बुरे थे, हर जगह होते हैं अच्छे बुरे लोग। मुझे, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे अच्छे लोग मिले। तो फिर इस तरीके से मैंने कहा चलो हार नहीं मानेंगे, लिखते रहते हैं। फिर एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि मुझसे बाकायदा पूरा सीरियल की कुछ एपिसोड लिखवाई गई, और उस जमाने में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक शॉप पे काम करता था, सिर्फ एक पैशन था, तो ऐसी जगहों पे ऑफिसेज हैं ज्यादा प्रोडक्शन हाउसेस के और चैनल्स के जहाँ पर बसें नहीं जाती हैं, हम बसों से सफर करने वाले लोग, तो अब रिक्शे से जाना और वो 250 रुपए रिक्शे के देना ना, वो बड़ा अजाब लगता था। लेकिन मैं कहता था यार एक दफा ये हो जाए ना और इसके पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो गेम ऑन हो जाएगा। जाते रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने जो भी थी उन्होंने कहा कि बेटा ये तो नहीं हो सकता, आप जो है ना ले जाएं इसको, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार इतना जो टाइम मेरा ज़ाया किया, इतने मेरे पैसे गए वो क्या। बहरहाल इस तरह की 2-3 इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद फिर जाके जो है वो एक टेलीफिल्म मैंने लिखी थी जो मैंने ARY पे भेजी हुई थी, और उस जमाने में बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था मैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चाय के होटल पे बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, आपको यकीन था कि ड्रामा नहीं चलेगा? मैंने कहा नहीं चलेगा। वहाँ पे मुझे उस वक्त मुझे मैसेज आया, मेरे पास वो छोटा वाला फोन होता था, तो अली इमरान जो हेड ऑफ कंटेंट है ARY के और बुलबुले के राइटर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान है, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैंने आपकी एक टेलीफिल्म पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है और आप ना 2 दिन बाद आके मुझसे मिलना। और वो मुझे वो पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा कि that was the turning point. Yes, exactly. तो अच्छा, मैं ये सारी गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ कि ये आपके देखने वालों के लिए मैं इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि मुझे एज अ राइटर में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि लोग बैठकर देखेंगे कि जी हसन इमाम है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक आम आदमी की बातें, ठीक है ना, तो अगर मैं कर सकता हूँ, स्ट्रगल करना चाहता है उसके लिए, एग्जैक्टली, तो मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। देखिए 70 ड्रामे लिखना ना किसी एक आम आदमी का काम नहीं है, और यू आर ए सेलिब्रिटी। आप एक ये जो लोग देख रहे हैं ना, इनकी आप प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं आप। 70 ड्रामे लिखना, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं 70 अल्फाज कहाँ से लाऊंगी, एक्सप्रेशन। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि कामयाबी को कभी भी दिमाग पे सवार ना होने दें और नाकामी को कभी दिल पे ना आने दें। तो मैंने यही फॉर्मूला अपने लिए रखा हुआ है, और मेरे मुतालिक मुख्तलिफ राय हो सकती है लोगों की। कोई मुझे कहेगा कि कामयाब राइटर है, कोई हो सकता है कि नहीं अभी कुछ इतना नहीं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त। तो ये 70 ड्रामों का जो सफर है ये कितने सालों पर मुहित है? ये मैंने आपको बताया कि मुझे 12 साल हो जाएंगे अब इस इंडस्ट्री में। और अच्छा। हाँ, और 70 में जो है वो टेलीफिल्म्स शामिल है, एक बड़ा हिस्सा जो है वो टेलीफिल्म्स का है। उसके अलावा सिटकॉम्स मैंने लिखे हैं, सीरियल हैं, सोप हैं। अच्छा, फिर मैं इनके अंदर एक जमाने में समा पे कुछ रीएनैक्टमेंट्स चलते थे तो मैंने वो भी लिखे हैं। तो इस तरह की मैंने इतनी गुफ्तगू में मुसलसल संजीदगी टपक रही है, और जो आपके ड्रामे मैंने ऑन एयर देखे हैं उसमें संजीदगी बहुत कम होती है, तो मैं एक मुतज़ाद शख्सियत नजर आ रही है मुझे। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मिजाह लिखना जो है वो बड़ा संजीदगी का काम है, ठीक है, तो उसको, और संजीदा लोग ही सबसे जबरदस्त मिजाह लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है जो हमारे पास क्योंकि वो होता ये है कि बाज़ दफा जो हम खुद करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, वो हम लिख देते हैं, आर्बिट्ररी कोई कैरेक्टर जनरेट करते हैं और अपनी बात उसमें ऐसे ही ना, आपके अंदर की एक चीज होगी। तो ये इतने ख्यालात आ कहाँ से जाते हैं, कैसे तो ये ख्यालात कैसे आ जाते हैं? अच्छा, ये मेरा जो तरीकाकार है, जो एक्सरसाइज मेरी है वो है ऑब्जर्वेशन। मैं कहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते रहें। मैंने मानी के साथ, जो मानी है ना, हेरा के जो हस्बैंड है, ये वाहिद शौहर है जो खातून ने अपनी बीवी के नाम पे जाना जाता है। हाँ, उनके साथ मैंने अपने करियर के शुरू में ना सिटकॉम किया था, तो वो क्योंकि बातें बताते रहते, तो उन्होंने एक बात ये बोली थी कि जो कॉमेडी है ना वो रियल लाइफ के भंड से निकलती है। भंड उर्दू में फॉल्ट या गलती है, उससे निकलती है कॉमेडी, ठीक है। तो वो बात मुझे आज तक याद है और मैं उसी चीज को वो करते हुए अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, तो मुझे लगता है माशरे में बड़ी कॉमेडी है हमारे पास है। लेकिन ये कि कॉमेडी लिखते वक्त कभी जहन में आया कि उमर शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन सुम आमीन, तो
वो तो कॉमेडी किंग थे, तो कभी वो जहन में आए? अच्छा देखें, कॉमेडी की ना टाइप्स होती हैं। अगर हम उमर शरीफ साहब जो थे वो बहुत बड़े ऑब्वियसली लेजेंड हैं हमारे मुल्क के, लेकिन उनका जो वो था वो स्टैंड अप कॉमेडी और ये वाली कैटेगरी थी। अच्छा। ठीक है ना, जुमले पे जुमला मार देना। और ये हम जब ड्रामा लिख रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि स्टोरी क्या है और स्टोरी का प्रेमिसेस क्या है, किरदार क्या है, किरदारों का मसला क्या है, ठीक है, और उस मसले को हल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कोई भंड हो रहा है, और फिर उसमें कॉमेडी क्रिएट हो रही है। अच्छा, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। एक सिंपल अगर ड्रामे की डेफिनेशन पूछी जाए, वन लाइन में ड्रामा है क्या? कमर्शियल उसमें अगर आप पूछें तो भाई रेटिंग है। अच्छा, तो अब ड्रामा वैसे है। आपकी जो है क्या एजुकेशन क्या है, तालीम हाँ, क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और जब कोई सुनता है तो वो मुझे कहता है कि तुमने पढ़ लिख कर ज़ाया किया। हाँ। मैंने मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने एमबीए किया है इकरा यूनिवर्सिटी से। ड्रामा लिखते हो और क्या करते हो? एग्जैक्टली, ये मुझसे बहुत ज्यादा सवाल किया करते गया। क्या हो? हाँ, ये तो चलो ठीक है, करते हो, काम क्या करते हो? हाँ। तो मैं कहता था भाई यही फुल टाइम जॉब है, और ये कोई आसान नहीं है, मतलब इसको लोग इतना फॉर ग्रांटेड हाँ। लेते हैं। नहीं, दूसरा सवाल ये आता था कि भाई एज कितने ए पैसे मिलते हैं? राइटर, एज ए बिल्कुल। राइटर इसको फुल टाइम जॉब के तौर पर लिया जा सकता है? जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको ये यकीनी तौर पे एक वो मिलेगा कि पता चलना चाहिए कि ये एज ए profession- प्रोफेशन बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं, बल्कि फुल टाइम से भी मैं तो कहता हूँ ज्यादा ही हमारा टाइम लगता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि शौकिया आपने शुरू किया। ऐसे भी लोग हैं, राइटर्स ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो मतलब कुछ और भी कर रहे हैं साथ साथ, और ये भी कर रहे हैं। मगर वही वाली बात है कि अगर आपको किसी भी गेम में आगे बढ़ना है ना, तो फिर आपको फुली उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है और वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ये इसको एज अ फुल टाइम आपका डेडिकेशन मस्ट वो चाहिए। जो शेर है ना कि हाँ, मरहला बीच का नहीं होता, हाँ। इश्क होता है या नहीं होता। या बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो तभी आप कोई मतलब जो है ना वो क्रिएट कर पाते हैं, कोई मार्क आप लगा पाते हैं। अच्छा, वो जो एक दौर था कि अब्बा का इंतकाल हो गया, बेकरी पे जॉब शुरू कर दी, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर वालों को सपोर्ट भी करना है, बहनें हैं, लाजम बातें, माँ है, माँ भी सिंपल हाउस वाइफ है, अब घर कैसे चले, सब कुछ कैसे हो। तो उसमें दिलो दिमाग जो है वो लिखने के लिए तो दिलो दिमाग को सुकून चाहिए होता है, इत्मीनान चाहिए होता है, सुकून कल्ब होता है ना, खुद ब खुद ही चीज़ें आती हैं फिर। तो ये कैसे फिर लिखना कैसे वो हो गया कि इतनी परेशानियों में या इतनी परेशानियां पड़ी कि आसान हो गई? एग्जैक्टली यही बात है। और पता है मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह की सिचुएशन में बंदा कुछ कर जाता है। कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज है। बिल्कुल, आपकी exactly। ग्रोथ कंफर्ट जोन में होती नहीं नहीं होती। है, मैं तो ये मानता हूँ। मेरे साथ के और भी बहुत लोग हैं जिनके अब्बा सलामत हैं और अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लेकिन वो जो है ना कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे वो, क्योंकि वो कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हैं। तो आपका जो जनरेशन है, आपकी जो एज ग्रुप है, उसके आपके जो दोस्त वगैरह हाँ, हैं, मेरे सर्कल में कुछ इस तरह के लोग हैं जो मैं देखता हूँ। तो ये वाली बात जो है ना, अच्छा एक और मसला है कि हम बड़ी जल्दी अपने ऊपर तरस खा लेते हैं। ये भी मुझे किसी ने शुरू में ही नसीहत की थी कि बेटा अपने ऊपर तरस मत खाना, क्योंकि जहाँ तुमने अपने ऊपर तरस खाया वहाँ तुम गए काम से। तो मैंने ये तय कर लिया था कि ठीक है, मुझे फिर बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट मिली। आज मैं 70 प्रोजेक्ट लिख के बैठा हूँ और बड़े मजे से इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन वो सफर आसान नहीं था। जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो कोई नहीं पूछता आपको आगे, ठीक है, तो फिर आप खुद होते हैं अपने साथ, तो फिर आपने अपने आप को उठाना होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो वक्त जरूरी था, वो वक्त जरूरी था। वो जो अभी मैं एक चीज जो है वो उसमें होता है। एग्जैक्टली एक चीज मैं और मेंशन करूँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था स्टीवन बार्टलेट की, उसमें उसने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली कि एक रिसर्च हुई है, एक रिसर्च बेस्ड बात है कि जितने लोगों की जिंदगी में कोई बड़े हादसे हो चुके थे ना, उन लोगों से जब ये पूछा गया कि अगर ये हादसा आपकी जिंदगी से माइनस कर दिया जाए, अगर ये पॉसिबिलिटी हो, लेकिन इसके साथ साथ इसके नतीजे में आपकी शख्सियत जो डेवलप हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, तो क्या आप चाहेंगे कि वो हादसा खत्म हो? तो 100% ने कहा नहीं, हमें नहीं खत्म करना वो हादसा। उस हादसे नहीं पॉलिश किया गया। एग्जैक्टली। तो मैं वो जो हालात थे अब्बा के बाद का जो दौर था, मैं समझता हूँ कि उसने ही मुझे आज इस काबिल बनाया है। वैसे तो कहते हैं कि जिंदगी खुद सबसे बड़ा हादसा है। तो अच्छा, एक ड्रामा लिखते हुए क्या इम्पोर्टेंट होता है? कैरेक्टर, स्टोरी या उस चैनल की डिमांड? नहीं, प्रोड्यूसर टाइम पे पैसे दे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अब तो। बाकी तो सेकेंडरी चीजें। हाँ, नहीं देखिए, इसमें होता ये है कि जो प्रोसेस अगर मैं शुरू से आपको बताऊं तो हर चैनल की कोई ना कोई डिमांड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी आजादी से लिख रहे हैं, ठीक है ना। वो मैं कहता हूँ नहीं, तो आपको जंजीरों में बांध के बिठाया जाता है? नहीं, जंजीरों में बांध के भी नहीं बिठाया जाता, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हमें खुली आजादी है कि भाई जिस टॉपिक पे चाहो लिख लो, ठीक है। हमें कुछ चैनल की एक वो चलती है, मूव चलती है कि आप इस टॉपिक पे लिखें, ऐसा कुछ है? ऐसा मतलब
कोई स्टैंडर्ड तो सेट नहीं है, मगर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसा ही है। ऐसा ही। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियली यही स्ट्रक्चर है कि जो एक चैनल करेगा वो दूसरा करेगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो हो यही रहा है। हर चैनल पे एक ही थीम चल रही है, एक ही ड्रामा चल रहा एक है। एरा होता है ना, वो होता है इस तरीके से है कि एक किसी टॉपिक पे ड्रामा बना और उसकी रेटिंग आ गई, हाँ। तो अब जो दूसरे चैनल्स बैठे हुए हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई अब जो है ना इस वाले आइडिया पे ये काम इस करना वाले आइडिया पे काम करो। अच्छा, इसको आप सही कहें या गलत कहें, ये एक बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है, क्योंकि मैं कहता हूँ चैनल भी तो बिजनेस है, ठीक हाँ, है, पैसा लगाया वो है, कारोबार करने बैठे हैं, हम्म। ठीक है ना, तो वो इसके ऊपर कोई राय कायम की जा सकती है, लेकिन वो खालिस्तान आपकी राय होगी, उसके अलावा उसके सामने एक दूसरी राय भी आ सकती है जिसको हम झुटला नहीं सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। अच्छा, सीरियल लिखना आसान होता है, सीरीज लिखना आसान होता है? अच्छा, सीरियल के मैं पहले बता दूं कि सीरियल के अंदर होता ये है कि कहानी की कंटिन्यूटी होती है बिल्कुल, एपिसोड ऐसे से, ही। ठीक है ना। सीरीज के अंदर ये होता है कि हर कहानी हर एपिसोड में एक के नई कहानी नई होती है कहानी कैरेक्टर होंगे। और वो खत्म हो जाती है। इसी तरह फिर सिटकॉम आता है जिसमें कॉमेडी होता है, लेकिन उसमें जितना बुलबुले है कि हाँ, वो एक situation 20 comedy मिनट है। का एक वो है और वो फिर खत्म हो जाता है। तो जिसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि वो लिखना जरा ज्यादा आसान है। हाँ। लेकिन अब जो है चूंकि मैंने खुद सीरियल लिखना शुरू कर दिए, तो वो भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर को आपने पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक एक ही अंदाज में लेके जाना है और स्टोरी भी डेवलप हो उसमें रही है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो कैरेक्टर जो है ना, वो आप उसको समझ के, उसकी साइकी को समझ के, जब आप Right. जो आप पहली एपिसोड में वो उस जो कैरेक्टर वो जो जबान बोल रहा है, जो बात बोल रहा है, वही पे 10 एपिसोड के बाद भी वही बात बोल रहा है, अनलेस कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आई हो, फिर वो चेंज हुआ, वरना अक्सर होता ही है कि पहली उसमें कुछ और बात हो रही है और उसमें Change हो जाता है, कंटिन्यूटी का बिल्कुल। भी एक इशू आ जाता है इस अच्छा, तरह का। हम जो बचपन में टीवी ड्रामा देखते थे, पीटीवी आता था, टेली फिल्म आती थी 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, फिर वो ड्यूरेशन ग्रेजुअली कम होते चले गए, शायद हमारा टाइम नहीं रहा 1.5 घंटे का टीवी देखने का, तो वो 1 घंटा, फिर 25 मिनट, फिर अब वेब सीरीज आ गई है 12 मिनट, 12.5 मिनट, 9 मिनट के अंदर आपका एक ड्रामा खत्म हो जाता है। तो ये एक राइटर के लिए उस पूरी स्टोरी को उस कूजे में बंद करना जो कि 8 मिनट और 9 मिनट के अंदर हो, ये आसान है या मुश्किल है? नहीं, आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन मैं इससे पहले आपकी पिछली बात के ऊपर एक कमेंट करना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि हम कोरोना से बड़ा पेंडेमिक ये है कि हमारा ना अटेंशन स्पैन कम हो गया। 33 सेकंड है भाई, इस वक्त आप सर्च करती तो है। टिकटॉक क्यों इतना आसमानों पे चढ़ा, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर वो इंस्टेंट आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है, ठीक है। तो लोगों को जरूरत नहीं है कि वो बैठकर 1 घंटे का ड्रामा देखें, ठीक है। अगर उनको वो जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उनको वो देखकर हो रहा है, तो उनको कोई जरूरत नहीं कि वो आके देखें। तो ये वजह है कि ये हम थोड़ा हमारे फॉर्मेट कम छोटे होते चले जा रहे हैं। लिखने की जहाँ तक आपने बात की ना, ये मुश्किल है छोटे फॉर्मेट पे लिखना। अभी मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, तो मुझे वाकई लगा कि यार ये चैलेंज है कि एक पूरे बयानिए को मैंने जो है वो 12 मिनट के अंदर जो है वो बयान करना है। कैरेक्टर भी कम है। एग्जैक्टली, और उसका ड्यूरेशन अगर मैंने ज्यादा किया तो मुझे पता है डायरेक्टर काट देगा, क्योंकि उसका ड्यूरेशन 12 मिनट है, ठीक है। तो वो मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। सीरियल में आपको ये मार्जिन मिल जाता है कि आप आराम से अपनी बात कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कभी आपने सोप लिखने की कोशिश की? मैंने सोप लिखा है, एक्सप्रेस पे मेरा सोप था, नवाबजादियाँ। नवाबजादियाँ वो 4 बहनों की कहानी थी, और वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स। स्कोप क्या लग रहा है आपको हाँ, कि पाकिस्तान में, स्पेशली हियर इन पाकिस्तान, क्या स्कोप है? एक राइटर का क्या स्कोप है क्योंकि एज अ करियर? क्योंकि यहाँ तो हर माँ ये ख्वाहिश करती है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, इस तरह का। लेकिन इस मुआशरे में जहाँ पर हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि मैं शादी करूँ तो डॉक्टर से करूँ, इंजीनियर से करूँ, किसी बड़े बिजनेसमैन से करूँ। शायद इसीलिए मेरी नहीं हुई है अभी तक। नहीं, अभी तो आप काफी यंग हैं, आपके पास बहुत टाइम है, और ये तो कहते हैं ना कि ऊपर से तय होता है, जब भी होगा तो जरूर। और इंशाल्लाह बता दें पार्ट टाइम में इस तरह काम करती हैं ये? अच्छा। नहीं, मेरा ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करती, लेकिन आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपको दुआ दे रही हूँ। ये तो क्या समझते हैं कि क्या है ये स्कोप, क्या है, क्या फ्यूचर क्या है राइटर का? बिल्कुल है, और करियर एज अ करियर अगर आप बात करें तो बिल्कुल इसके अंदर जो फुल टाइम, जो मैंने पहले भी बात की कि फुल टाइम करियर है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई तो हमारे यहाँ से खत्म हो गई है। एक जमाना था जब हम वो अखबार जहाँ खरीद के 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ते थे, पाकिज़ा की स्टोरीज पढ़ते थे, इब्ने सफी के नॉवेल्स पढ़ते थे। अब तो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, लोग कोर्स की किताब तो छोड़िए, किसी घर में चले जाओ वहाँ कागज पेंसिल का कहत पड़ा हुआ होता है। तो इस मुआशरे में रहते हुए, इस सिस्टम में रहते हुए एक राइटर की क्या, ये तो देखें, अगर बनना है किसी ने तो फिर तो वो तो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि इंडिविजुअल क्या चाह रहा है करना।
अच्छा, ये भी मैं आपको इस पर मजे की बात बताऊं कि मुझे बड़े लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जी हम भी बनना लिखना चाहते चाहते हैं, हाँ। जिन्होंने देख लिया है ना, जो मुझे देख रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई काम कर रहा है, बैक टू बैक इसका काम चल रहा है, ठीक है, और एक लाइफस्टाइल भी बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है, तो कहते हैं हमें भी करना है। लेकिन जब मैं उनको तरीका कार बताता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ के अंदर झिझक नहीं करता कि अगर कोई पूछता है तो मैं उसको बता दें, जितना टाइम मैं दे सकता हूँ उतना तो दे देता हूँ। तो उसके बाद वो भाग जाते हैं, तो वो कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मैं करना नहीं चाहते, चाहते एक हैं साहब कोई ने तो जो मुझे है ये तक कहा कि अच्छा मुझे तो लगा कहीं से देख कर लिखते होगे, तो मैंने कहा अगर ये देख कर ही लिखना था तो फिर मैं राइटर के साथ बात बिल्कुल करूंगा। सही है। तो लोग जो है ना, वो ये भी मसला है कि काम बड़ा मजेदार है और बिल्कुल बहुत अच्छा करियर है, लेकिन आसान नहीं है, हल्का नहीं है, ऐसा नहीं है कि, और हमारा मसला ये है कि लोग दूसरे को देखते हैं कि इसने कर लिया मतलब तो कुछ आसान ही नहीं, होता तो जो राइटर्स हैं उनको जो है वो इतनी पे मिल जाती है, इतना अमाउंट मिल जाता है कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस को रन कर सकें। अच्छा, मैं आपको इस पर एक और बात बता दूं कि स्क्रीन राइटिंग जो है और ये क्रिएटिव राइटिंग ये जो हम कर रहे हैं, ये दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन स्किल्स में आता है। चंद जो एक्सपेंसिव स्किल्स अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें स्क्रीन राइटिंग इज वन ऑफ देम, ठीक है। पाकिस्तान में उतना नहीं है ऑब्वियसली जितना बाहर है, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही अच्छा, है। आप किस राइटर से एज ए प्रोफेशन जैसे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप ड्रामा राइटिंग में अपने अलावा और किससे मुतासिर हैं? अच्छा, मुझे काफ़ी सारे सीनियर राइटर्स ऐसे हैं जिनका काम मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें फसी बारी खान है, वो बड़ा नाम है माशाल्लाह, फेवरेट राइटर हैं, और बल्कि एक ज़माने तक तो मुझे ये कहा गया कि आपका स्टाइल उनसे बड़ा मिलता जुलता है। अब नहीं कहा जाता क्योंकि मैंने अब और भी जॉनरास एक्सप्लोर किए। वो ब्लैक कॉमेडी लिखते हैं खास किस्म का, तो और उसी में मैं भी लिख रहा हूँ, टेलीफिल्म जो मेरी होती हैं ज़्यादा, तो मुझे बड़ा कहा गया कि तुम्हारा स्टाइल इनसे मिलता जुलता है। मेरी फेवरेट राइटर फ़ायज़ा इफ्तिखार है। फ़ायज़ा इफ्तिखार बहुत ही वर्सेटाइल राइटर, लाहौर की राइटर हैं वो, और सीनियर हैं, और कोई जॉनर ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हुआ। वो ट्रेजेडी बेहतरीन लिखती हैं, वो कॉमेडी ज़बरदस्त लिखती हैं, फैमिली कॉमेडी, वो रोमांस आप उनसे लिखवा लें तो वो ज़बरदस्त देख के आपको मज़ा आ जाता है। तो वो एक राइटर हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा हो इस तरह का जो है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का, नहीं इससे बड़ा होने मसाइल पैदा हो जाएंगे, कपड़े मुश्किल में मिलेंगे आपको, तो इस वक्त जैसे हैं आप की बात कर रहा हूँ कि उस तरह का वर्सेटाइल राइटर मैं बनना चाहता हूँ। अच्छा, फिल्म तो लिखने की नीयत की आप भी जो है वो आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है बेसिकली? वर्सटाइल, एक तो वर्सटाइल हो गया, Exactly, एक आप क्या? मैं वही अब उसी तरफ आ रहा हूँ, वर्सेटैलिटी की तरफ, क्योंकि मैंने सिटकॉम लिखे। अगर आप सिटकॉम देखें ना तो उनकी नौयत बड़ी अलग होती है। सिटकॉम में मैं कहता हूँ वो हो रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। अगर आपने बुलबुले देखा हो, सब कुछ खुश है, सब कुछ खुश है, सब घर के अंदर सब कुछ अच्छा है। हाँ, सब कुछ लोग बहुत भोले हैं एग्जैक्टली। तो वहां पर वो हो रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। तो मैंने वो भी लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर मैं सीरियल्स और सोप की बात करूं तो उसमें भी मैंने कॉमेडी ही ट्राई की हुई है। तो अब मैं जरा रोमांटिक और ये जो ताना बाना जिसका मैंने जिक्र किया जो कि हम टीवी पे अच्छा, फिल्म की तरह कभी सोचा आपने? फिल्म की तरफ सोचा भी है और बात भी चल रही है, लेकिन वो मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बट इट्स टू अर्ली टू ब्रेक। announce। नहीं तो हम तो न्यूज़ वाले तो ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन यानी कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हम देखने वाले हैं कि फिल्म रिटन बाय इंशाल्लाह हसन इमाम, और बहुत मजेदार फिल्म देखेंगे आप। बहुत मजेदार देखेंगे। ये मेरा वादा है कि बहुत अच्छा। मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ड्रामा लिखते हुए मतलब हमने देखा है कि एक ट्रेंड था, पीटीवी का दौर आया, अच्छे ड्रामे चले, ज़बरदस्त चले, फिर प्राइवेट मीडिया आया, उन्होंने भी ड्रामा लिखे। आप अगर पिछले 30 साल का एनालिसिस करें, ज़ाहिर इतनी एज तो अलहमदुलिल्लाह होगी, हम ड्रामे देखते हुए हैं, 30 साल में आपके ख्याल में ड्रामे की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, वहीं की वहीं है, या ख़राब हो गई है? ये ना ये अगेन सब्जेक्टिव बात है, सही है। इसके अंदर आपकी राय एक हो सकती है, ठीक है ना। नहीं, मैं एज ए राइटर पूछ रहा हूँ। नहीं, क्योंकि देखिए एज ए व्यूअर नहीं पूछ रहा, मैं एज ए राइटर पूछ रहा हूँ। जो ड्रामे थे वो थे फातिमा सुरैया बजिया, ठीक है, वो थे हसीना मोइन के, ठीक है, वो थे अतर शाह खान के। तो ये वो लोग थे जिन्होंने ये सारे ड्रामे लिखे थे और एक कल्चर दिया था। आजकल के ड्रामों में हमें अपना कोई कल्चर नजर नहीं आता। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस दौर को जब हम यहाँ से आज के दौर से कंपेयर करते हैं तो कमर्शलाइजेशन का एक फैक्टर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जिन लोगों के आपने नाम लिए ये प्योर फन की खिदमत कर रहे थे, उर्दू वाले फन की, और मैं कहता हूँ हम जो है इंग्लिश वाले फन की खिदमत कर रहे हैं। तो हमारा इंस्टेंट गेम है। और मैं खुद अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा एजेंडा क्या है एज अ राइटर, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मुझे किसी को नसीहत करनी है, सोसाइटी को सुधारना है। मेरा एजेंडा ये है कि मेरा ड्रामा जब टीवी पे चले और आप उसको 1 घंटे के लिए देखें तो 1 घंटे के लिए सही आप तमाम फ्रेश हो जाए, एग्जैक्टली हर चीज भूल जाए। हाँ, आप अपनी परेशानियां और फैंटेसी में चले जाएं। Exactly। आप बस एक फेरी टेल में बैठे हुए चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मैं सोसाइटी को सुधारने के लिए निकला हूँ या मैं कुछ ऐसा काम करने लगा। आप करेंगे तो मौलवी क्या करेंगे फिर? मुझे घर भी जाना है, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता।
तो लेकिन बात ये अभी मुझसे एक साहब ने बोला कि वो तुम्हारे ड्रामे जो है वो ऐसे होते हैं तो हमारे बच्चे देखते हैं तो वो बच्चों की ऐसे लिखो ड्रामे जिससे बच्चों की तरबियत सही हो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर आपके बच्चों की तरबियत भी मैं ही करूंगा तो आप क्या करेंगे? आप तो बिला वजह दुनिया में आए ना। दुनिया में आने का मकसद। और फिर मैं एक चीज और कहता हूँ कि बच्चों को आप जो है ना छुपा नहीं सकते। अब जो दौर है ना, आप बच्चों से छुपा नहीं सकते किसी सूरत में। उनके हाथ में फोन अच्छा, है। बच्चे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बोल दिया, वेल अवेयर है हर तरह से। अगर आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी नाक के नीचे वो काम कर रहे होंगे जो आपको पता भी नहीं पता भी ये नहीं सूरत होगा। हाल है इस वक्त। और मसला ये है, मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को भी जो है ना तरबियत की जरूरत है। अब पेरेंटिंग खुद एक बड़ा सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन तो लोग जो है इसमें है कि हम शायद बच्चे को छुपा लें या दबा लें। आप नहीं छुपा सकते, वो टेक्नोलॉजी से महरूम रह जाएगा अगर आप उसको इंटरनेट नहीं देंगे। ठीक है ना, सब कुछ दें और उसके बाद उसको छोड़ दें। ठीक है, अल्लाह ताला ने सबको शऊर और अकल दिया है। एक वक्त आएगा अगर बंदा गलत उस पर चल भी जाता है तो वापस आ जाता है। अकल और शऊर सबको दिया है। कहते हैं, कदम कहता है कि पहला बच्चा होता है एक्चुअली वो अम्मा अब्बा के लिए इम्तिहान होता है, क्योंकि अम्मा अब्बा सीख रहे होते हैं बच्चे की परवरिश कैसे करनी होती है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप आज के दौर में इंटरनेट की वजह से आप कहाँ तक रोकेंगे? लिमिट है ही नहीं आपके पास, लिमिट है नहीं। और फिर अब तो एजुकेशन उसके थ्रू हो रही है ना। अभी पेंडेमिक था, सब लॉकडाउन, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो आपको लाजम था कि आप अपने बच्चों को फोन भी दें और इंटरनेट भी दें। तो अब जो आगे दौर जा रहा है उसमें आप छुपा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, आपको जो है ना उसको सब कुछ बताना है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि राइटर बाय बर्थ होता है? क्योंकि जो लिखने की स्किल्स होती हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके पता चल जाता है कि एटीट्यूड बता देता है कि ये कितना राइटर टाइप बच्चा है। शायद ये स्किल को आप किसी उम्र में भी अपनी पॉलिश कर सकते हैं। ये मैं इस पहली वाली बात से इत्तेफाक करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं किसी को अगेन वो डिस्करेज नहीं कर रहा। एवरीवन शुड गिव इट अ ट्राई अगर आपको लगता है कि आपको अंदर ये खासियत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाय बर्थ ही होता है। ये जो है ना बना नहीं जाता, ये पैदा होता है। ठीक है ना, उसको एक्सप्लोर करना वो असल जर्नी वो है। क्योंकि मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तो मेरी फुप्पो ने एक दफ़ा कहा था, उनकी डेथ हो गई, मैं ना 6th क्लास में था या उससे भी छोटा था, तो मैं उर्दू की कॉपी के पीछे एक कहानी लिखी थी मैंने। और वो एक मतलब बचकाना सी कहानी थी, कोई बकरा ईद या गाय पे, क्योंकि मेरे बड़े बकरा ईद पे गाय जान ज़िबा होते हुए देख के ना मुझे बड़ा अफसोस होता था। तो मैंने उसके ऊपर एक कहानी ऐसी बना दी थी, फजूल सी मतलब होती, कोई सर में पैर था, लेकिन उन्होंने पढ़ के उन्होंने कहा ये राइटर बनेगा, इसके अंदर ना वो खुसूसियात हैं। और फिर मतलब कोई उसका वो नहीं था, मेरे खानदान में किसी का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि आइडेंटिफाई करने वाली बात है कि आपको क्या है, तो आप उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करें। ये बात मुझे बाद में उनकी कही हुई बात बाद में मतलब मेरे दिमाग में चिपक गई थी ये बात भी एक तरह से, लेकिन इसकी वजह से मैंने ये नहीं किया। बाद में जब सब कुछ हो गया तब मुझे याद आई ये बात, किसी ने ये प्रेडिक्ट किया था। एग्जैक्टली, किसी की पिशिंग हुई थी। एज ए राइटर आपको सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन लगता है जो आपके लिखे हुए ड्रामे को बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे प्रेजेंट करता है? अच्छा, मैंने ना क्योंकि बताया कि इतने सारे प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया और सबसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। नाम नहीं लेंगे, सियासी बयान ये पहला हिस्सा था जो अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। साकिब खान एक डायरेक्टर है जो कि बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। मैं कहता हूँ कि मेरा स्क्रिप्ट अगर किसी ने सही समझा है ना, क्योंकि ये भी मुझे एज अ राइटर बड़ी शिकायत रहती है कि मैं एक जुमले को कंसीव किस तरह से है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे ट्रांसलेट तो डायरेक्टर कर रहा है, मैं कुछ भी सोचकर लिख दूं, अगर वो ट्रांसलेट ही उस तरह नहीं कर पाया, लेकिन कंसीव नहीं कर पाया तो फिर बेकार। एग्जैक्टली। तो साकिब खान एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, मैं उनके काम का बड़ा फैन हूँ और उनके साथ मैं जब भी बैठता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे हर दफा कोई बात सीखने को मिलती है अपने काम के हवाले से, तो वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। अच्छा, आपके अपने लिखे हुए ड्रामों में से कौन सा ऐसा रोल है जो आपको लगेगा ये जो मैंने किरदार लिख दिया था ना, ये क़यामत था या ये आखिरी किरदार था? अच्छा, मैं थोड़ी सी ना वैसी बात करूँगा, आपको लगेगा कि ये बड़ी फलसफियाना सी बात कर रहा है। किरदार, अपने लिखे हुए किरदार ना अपने बच्चों की तरह होते हैं। हाँ, ये बड़ी मशहूर बात है। लेकिन फिर भी बच्चों, अम्मा बाबा भी ना 6 बच्चों में से भी एक आंख का तारा होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा एक टेलीफिल्म थी खालदा और वालदा, ARY पे, बिल्कुल ठीक है। तो उसके जो किरदार थे वो एक लोअर मिडिल क्लास की कहानी थी और वो देखा है मैंने इस तरह का। तो उसके किरदार मुझे लगता है क्योंकि वो उसके बाद मुझे आज तक उस पर फीडबैक आता है, लोग देखते हैं, कहते हैं यार बार बार देखने में मजा आता है। उसके किरदार कुछ इस किस्म के थे कि वो कहते हैं कि वो हमें बार बार देखने में मजा आता है। तो वो एक ये, और एक मेरी टेलीफिल्म थी जो हम टीवी पे चली थी, उसका नाम था शेख साहब चल बसे। बेसिकली मैयत का सीन था और वहाँ पर एक शेख साहब होते हैं जो बड़े, उनका इंतकाल हो चुका है और वो उस पर मेहमान आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कॉमेडी थी बेसिकली। तो बड़ा मोहतात रह के लिखना था क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है ना।
तो वो तो उसमें जो कैरेक्टर्स मैंने बनाए थे ना, तो मुझे लगता है कि वो बड़े मज़ेदार कैरेक्टर थे। वो तो बना लिया आपने और वो मज़ेदार भी हो गए, लेकिन जो आपके लिखे हुए ये 70 की तादाद जो बार बार मैं दोहरा रही हूँ, तो इस 70 की तादाद में कौन सा ऐसा एक्टर था जिसने आपके लिखे हुए कैरेक्टर को बड़े अच्छे से निभाया? इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, एक अगर मैं किसी एक को चुनूं तो अहमद हसन एक एक्टर है। उस बंदे के अंदर जो है ना, आप उसको कैरेक्टर दीजिए और फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए, मतलब वो वाला एक्टर है, वो उसको अपने ऊपर तारी कर लेता है। मैं जो जिस टेलीफिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ, खालदा और वालदा, मुझे याद है मैं उसके सेट पे गया था तो मैं उनकी शक्ल देख के हंस रहा था, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी आईब्रोज उड़ा दी थी। अच्छा, मतलब वो इतना सीरियस होते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, उन्होंने अपनी आईब्रोज उड़ा दी थी और उसको फिर एंग्री बट की तरह उन्होंने करके वो बनाया था, और यहाँ साइड से उन्होंने रेजर मारे थे एक्चुअली, अपने बाल उड़ाए थे और फिर उसको उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत डेडिकेटेड है और क्या कमाल अदाकार है। तो ये अहमद हसन मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन है। अच्छा, हम फ्यूचर देखते हैं, अगले 5 साल के अंदर हसन साहब क्या होगा? हसन इमाम साहब अमीर होंगे। अमीर होंगे, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अब एक नहीं, मतलब हम क्या देखेंगे, फिल्म के बहुत बड़ा नाम होगा, कोई बहुत बड़ा तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तो नाम से आगे हाजी, इमाम, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, नहीं, देखिए अब तो यहाँ पे इन्होंने बात ही ना फिनिश कर दी कि बहुत अमीर है, बस बात ही फिनिश कर दी, और जब अमीर हो गया तो उसकी सारी क्वालिटीज हो गई, है ना, सारे ऐप छुप जाते हैं, सारे ऐप छुप जाते हैं। अच्छा, तो जिंदगी का एक दौर गुजरा, 11 साल की उम्र में बड़ा तकलीफ दे, फिर एक दौर आया अब 12-13 साल के बाद आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 11 साल वाले लोग जो थे, उनका एटीट्यूड उस वक्त था बेकरी पे बिठा दो, बेकरी खुलवा दो, बिस्किट बिकवा दो, और आज तो आज वही लोग आपको बर्ताव में कैसे पेश आते हैं? ये इसलिए कि ये देखिए खानदान में झगड़े हो जाएंगे। नहीं, खानदान नहीं, उसमें भी ड्रामा हो जाएगा आपकी तरफ से। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लोगों को ये बताना है कि अगर हम किसी मुकाम पे खड़े होते हैं तो पूरा खानदान नहीं, पूरी सोसाइटी हमारे साथ होती है, और जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम और हमारा अल्लाह ही साथ होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसमें बड़ा मेजर फर्क आया, और वही वाली बात है कि जब आप कुछ कर जाते हैं तो फिर हर कोई आपका रिश्तेदार है, हर कोई आपका दोस्त है। तो उस जमाने में जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था, मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंप्लेन कोई भी नहीं है जिंदगी में, और अगर देते थे साथ तो आज आप क्लेम कर रहे हो नहीं होते, और क्लेम कर रहे हो नहीं, और आप होते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वो आज तमाम लोग जो हैं वो तारुफ करवाते हैं कि भाई ये फख्र महसूस करते हैं, कजन है या हमारा दोस्त है या हमारा भतीजा है, भांजा है, जो भी है, ये इसका ड्रामे आते हैं और ये इस किस्म की तो तारुफ करवाते हैं। ये फर्क आया है, ये फर्क काफी है। राइट। अच्छा, एक और सेकेंडरी सवाल, तमाम चैनल पे जो एंटरटेनमेंट चैनल हैं उस पर आपके ड्रामे हैं, आपको लगता है कि कौन सा चैनल ऐसा है जो अच्छे ड्रामे दिखा रहा है? कौन सा चैनल अच्छा है? देखें, अगर वही वाली बात है कि इसमें भी दो जवाब आते हैं। अगर आप उसको रेटिंग के उससे वो करें तो इस वक्त जियो जो है वो रेटिंग में हल्का आ ही नहीं रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है क्या रेटिंग क्राइटेरिया है एक अच्छे ड्रामे का? अगर आपको लगता है तो फिर बिल्कुल जियो। नहीं, तो क्राइटेरिया भी तो रेटिंग वाला मसला है ना, उस पे तो बहुत से सवाल आते हैं, उस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें कि राइटर को बहुत कंफर्ट देने वाला चैनल और राइटर से बड़े मतलब अपना समझ के लिखवाने वाला, तो मैं बोलूँगा अनडाउटेडली इट्स हम टीवी। हम टीवी जो है वो बहुत मतलब वहाँ आपको राइटर को बड़ा प्रोटोकॉल देता है, बड़ी इज्जत देता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम पैसा। आपको किस तरीके से और जो है वो एग्जैक्टली, और किस तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है एज अ राइटर। तो एक राइटर का अपना प्रोटोकॉल है ना। बिल्कुल। तो हम टीवी मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी तरह राइटर्स को ट्रीट करता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? मैसेज में देखिए, मैं एक बात मैं ये कहता हूँ कि जब हम ड्रामा डिस्कस करते हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जब कोई मुझसे अक्सर, क्योंकि ये वाला मेरा एक्सपोजर है कि लोग आते हैं मुझसे मेरे काम के बारे में बात करते हैं, काम ही इस तरह अनोखा किस्म का, तो मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, ड्रामा इज नॉट लाइफ, ठीक है, लाइफ इज मच बिगर देन दैट, ठीक है। कुछ लोग जो है उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया ड्रामे पे तनकीद करना, तो मैं कहता हूँ दुनिया में और बड़े इशूज हैं, ठीक है ना, आप उसको एड्रेस कर लीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसका, आपको नहीं पसंद आ रहा आप, तो मैं तो मैं कोई ऐसी कोई बहुत ही मोटी किस्म की वो नहीं दे रहा, हाँ, ना मैं कोई ऐसी वो दूंगा। मैं बस लोगों को ये कहना, मैं आ रहा था तो मैं सोच कर आया था कि वही वाली बात कि मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मुझे देख के लोग बोलेंगे कि यार चलो इसको देखते हैं। तो मैं एक बस एक एज अ आम आदमी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने ऊपर यकीन रखें,
ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, प्रोसेस, जर्नी। ये जर्नी है और ये चलता रहेगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सक्सेसफुल हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा अभी बहुत कुछ करना है। बल्कि आज की ये जितनी भी गुफ्तगू थी आपके हवाले से, आपकी ज़िंदगी, आपके तजुर्बात के हवाले से, वो खुद एक मैसेज है लोगों के लिए, मेरा वो मकसद खुद यही एक था। लर्निंग पॉइंट है कि आपसे सीखें। ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त तो आता ही है, लेकिन उस अच्छे बुरे वक्त में अपनी अचीवमेंट करना, ये आपसे सीखें। तो ये इट्स अ बिग मैसेज। और इस सारी गुफ्तगू में जो बार बार आपने एक बात की, उससे मुझे ये लगा कि आपके अंदर बहुत हम्बल एक एटीट्यूड है। वो क्या है कि आप बार बार ये कह रहे हैं मैं कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ। देखिए, राइटर तो राइटर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। लिखना, कलम जो है ना, आज के दौर में अगर आप अपने इर्द गिर्द में देखें तो लोगों के पास तो कलम ही नहीं है, लिखने की तो बात ही बहुत आगे की है। तो आप लिख रहे हैं और आप इस मुआशरे में रहते हुए लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इतना हम्बल होना भी, एक जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो बहुत हम्बल होगा, झुका हुई उसकी तबीयत होगी। तो वो आपको देख के लग रहा है कि यू आर ए राइटर, जेन्युइन राइटर। थैंक यू वीर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया बात Thank you so करके much for और having खुशी me. हुई। और एग्जैक्टली आप जिस कह रहे हैं ना, असल में बात ये कि लोगों की इस्लाह करना काम नहीं है, लेकिन अगर उस 1 घंटे 25 मिनट या 50 मिनट ऑडियंस आपका ड्रामा देख के खुश होके उठती है, तो आपकी, मैं समझता हूँ कि जो मेहनत थी वो जो है वो पूरी होगी। वो अलग बात है, चलाने पैसे दिए नहीं दिए अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट ऑडियंस जो है वो कहीं नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मैं आखिरी बात ये भी करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि मैसेज मैसेज मैसेज, एक साहब थे जो कि उनका रुझान ज़रा मजहबी टाइप का था, तो उनको मौलवी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं मतलब एक मजहबी रुझान के एक साहब थे, तो वो कहने लगे कि भाई चलो ठीक है, वैसे तो ये काम ही गलत है, लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो कोई इस तरह का करो। तो मैंने बोला, जिन लोगों के घर में अल्लाह की किताब रखी हुई है और एक लाख बात वो उससे अगर मैसेज नहीं ले रहे तो वो मेरे ड्रामे से क्या मैसेज लेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं इसलिए नहीं उतरा हूँ, मैं एंटरटेन करने के लिए उतरा हूँ। मेरा ड्रामा एंटरटेन करेगा, आपको उस चीज़ की गारंटी है। मैसेज होगा नहीं, बस बात की कोई गारंटी नहीं। ठीक है जी, बहुत मजा आया। ईद के तीसरा दिन आपने टाइम निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई अच्छा लगा, और आपका ड्रामा भी हमने देखा जो ईद पे आपका चल रहा था। Thank और you उम्मीद so है कि जिस तरह हमें पसंद किया, इस तरीके से और लोगों ने पसंद किया होगा। और यकीनी तौर पे तारीफी आपको मैसेज और व्हाट्सएप और आज ईद के मौके पर ईदी के तौर पर हमारी तरफ से बहुत नेक ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं आपके साथ जाएंगी। मैं समझ रहा लिफाफा भी आएगा शायद। ठीक कह रही हैं आपको, बच्चा और ये भी कह दीजिए शादी नहीं हुई है। ठीक है जी ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। ईद पे हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और तीनों दिन हमारे साथ बड़े भरपूर किस्म के गेस्ट रहे और हमें साथ देने के लिए जो है वो तज़ीम मौजूद थी। हाँ, इनका इंटरव्यू उधार है, लेकिन मैं डर भी रहा हूँ कि इंटरव्यू में भी ऐसी बातें ना हो सकें, ना हो जाए जो कि ऑनर करने के काबिल ना हो। तो जनाब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। और ईद के तीनों दिन हमने कोशिश की है कि अपने साथ ऐसे गेस्ट जो कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर से छोड़ के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हों, कि वो आपको इंटरटेनमेंट की दुनिया के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट अंदाज का माइंड दे सकें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।